जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने एमसीक्यूज वगैरह सेंड कर दिए थे, तो उसमें मैंने आंसर वगैरह सेंड कर दिए थे आपको पार्टनरशिप के, और इसके अलावा मैंने आपको सेल ऑफ गुड एक्टिव एमसीक्यूज भी सेंड करें, तो वो भी जब हो जाए तो मुझे बता दिएगा क्लास तो के अलावा भी कि वो जो है आपकी सॉल्व हो गए और उसमें कोई आंसर आपको भेज दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप मुझे बता दिएगा। और इसके अलावा हो सकता है आज ही लास्ट क्लास हो जाए, क्योंकि कोर्स आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अगर बीच में ज़रूरत पड़ी तो फिर हम एक क्लास रिक्वेस्ट करेंगे एडमिन को, अगर उन्होंने अलाउ करा तो हमें दे देंगे। बाकी कल की क्लास की हमें नीड नहीं है, क्योंकि कोर्स आज आपका एंड हो जाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। कोर्ट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। ठीक है, आपको भी पता है कि जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा, वो दो तरह से होता है। एक सिविल कोर्ट होते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। कल हमने भी बात करी थी कि सिविल केसेस और सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, कल भी हमने उसमें बात करी थी कि जो प्राइवेट रिलेशंस वगैरह के लिए होते हैं, टेनेंसी, ये सब सारी चीज़ें सिविल कोर्ट में आती हैं। इसके अलावा क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं जो कि पनिशेबल होते हैं सारे। फिर इसमें डैमेजेस क्लेम होते हैं, उसमें पनिश होती है, सेंटेंस होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वो सबसे पहले तो आपको पता है कि टॉप ऑफ द हायरार्की हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होता है। ठीक है, उसमें दोनों तरह के केसेस चले जाते हैं। जो भी केस जाना चाहता है उसमें चला जाता है। लेकिन देखें, कोर्ट में केस जाने की एक लिमिट होती है, ये याद रखिएगा। कोर्ट में केस जाने की एक लिमिट होती है। जैसे करंटली हाई कोर्ट की लिमिट 2 करोड़ है, 2 करोड़ से नीचे का केस हाई कोर्ट में नहीं जा रहा होता, सिविल केसेस में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कोर्ट में जाने की लिमिट्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप हर केस को उठा के सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे या हर केस को उठा के आप हाई कोर्ट ले जाएंगे। इनकी एक लिमिट्स डिफाइन हुई भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। फिर उसके बाद आपकी जो हायरार्की आती है, उसमें हाई कोर्ट आता है, जो लाहौर, सिंध, पिशावर और बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के हैं। उसके बाद जनाब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट्स के अंदर आते हैं। जो सिविल केसेस होते हैं, सिविल सूट्स होते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते हैं। और इसके अलावा जो केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, वो हमारे सेशन कोर्ट में चलते हैं। यहाँ पे हिरार्की डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो सबके लिए एक ही है। ठीक है, लेकिन जब हम नीचे आते हैं लोअर लेवल ऑफ हिरार्की पे, तो हमारी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे अलग हो जाते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस वगैरह होते हैं। और इसके अलावा आपके सेशन कोर्ट जो है वो अलग हो जाते हैं, जिसमें सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस और ये सारे होते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आपके पास आते हैं सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में भी फैमिली कोर्ट आ जाते हैं आपके। और फिर क्रिमिनल में आपके मजिस्ट्रेट आते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। अच्छा, ये जजेस का भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है सिविल में। इनकी वजह है क्योंकि हर किसी के अथॉरिटीज डिफरेंट है। फर्स्ट की अलग है, सेकंड की अलग है, थर्ड की अलग है। हर किसी की इम्प्रिजनमेंट की देने की अथॉरिटी भी अलग अलग है। तो यही वजह है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, बाकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सबका एक ही है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इनकी लिमिट्स होती हैं कि कितने का केस इनके पास, या कितने का सूट इनके पास जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई सा भी सूट है बाइक का आप उठा के हाई कोर्ट ले गए, नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। अब कुछ रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले तो ज्यूरिसडिक्शन। द एरिया ऑफ अथॉरिटी फॉर अ कोर्ट given it to power to hear and decide cases. This is determined according to the constitution, court rule and legislation. देखिए, jurisdiction बेसिकली हर इंसान की एक jurisdiction होती है, इसी तरह कोर्ट की भी होती है। jurisdiction कहते हैं हम बेसिकली उस एरिया ऑफ अथॉरिटी को जहां पे आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जहां पे भी आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपकी jurisdiction कहलाती है। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा हमारे पुलिस स्टेशन होते हैं, पुलिस स्टेशन की भी एक jurisdiction होती है कि उनको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। नहीं नहीं, हाईएस्ट अपील आप सुप्रीम में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी केस की लिमिट कितनी है। ये डिपेंड करता है मेन चीज कि आपकी केस की लिमिट कितनी है। ज्यूरिसडिक्शन होता है एरिया ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, कि आपकी जो पावर है वो कितने एरिया में एक्सरसाइज हो सकती है।
जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे जो थाने वगैरह होते हैं, पुलिस स्टेशन, इनकी भी एक अथॉरिटी होती है, एक एरिया होता है, तो इनकी भी अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन होती है, उससे बाहर ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह कोर्ट की भी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। मैं आपको बताया ना, क्रिमिनल कोर्ट की अलग है, सिविल कोर्ट की अलग है, फिर डिस्ट्रिक्ट की अलग है, सेशन की अलग है, हाई कोर्ट की अलग है। ये इनकी ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, सबकी अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो इनसे बाहर नहीं जा सकते। फिर होता है फर्स्ट इंस्टांस, the court where a particular case shall be heard for the first time. This is also called court of original jurisdiction. देखें, जहां पहली बार केस की या सूट की सुनवाई हो, जहां पहली बार सूट या केस फाइल हो, वो कहलाता है फर्स्ट इंस्टांस या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट। ठीक है, जहां पहली बार केस चलता है आपका, फिर वहां से आगे रेफर हो जाता है, अपील वगैरह बाकी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जहां पहली बार चलता है वो चीज कहलाएगी फर्स्ट इंस्टांस या ज्यूरिसडिक्शन वगैरह, सॉरी फर्स्ट इंस्टांस या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट। फिर अपील, नाम से ही जाहिर है, the right of to request the higher court to reconsider the decision made by lower court, कि जो भी लोअर लेवल ऑफ हायरार्की में कोर्ट था वो उससे हायर लेवल ऑफ हायरार्की में जा रहा है अपील के लिए, तो वो अपील कोर्ट है। क्योंकि अपील हमेशा बड़े कोर्ट में की जाती है, जिस कोर्ट ने आपका डिसीजन दिया है उससे ऊपर वाले में की जाती है। ठीक है, आपकी अपील दायर होती है, तो वो अपील हो गई। पॉइंट ऑफ फैक्ट क्या होता है? द फैक्ट्स ऑफ द केस एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्टीज कंटेस्टिंग द केस बिफोर द कोर्ट। वो फैक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपका केस मबनी होता है। ठीक है, जिनके ऊपर आपका केस बना हुआ होता है, वो तमाम फैक्ट्स को हम पॉइंट ऑफ फैक्ट कहते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर आपका केस बना हुआ है, जैसे किसी का मर्डर हो गया तो वो मर्डर एक फैक्ट्स हो गए। ठीक है, कि ये बंदा आ रहा था, इसने लड़ाई करी और आपस में दोनों का मर्डर हो गया, ये फैक्ट्स हो गए सारे। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ फैक्ट है जिनके ऊपर आपका केस एस्टैब्लिश्ड हुआ होता है। फिर होता है पॉइंट ऑफ लॉ, द लॉ एप्लीकेबल टू द केस pending adjudication in the court. These are applied once the facts of the case are established by the court. ठीक है, एक तो होता है पॉइंट ऑफ फैक्ट, एक होता है पॉइंट ऑफ लॉ। पॉइंट ऑफ लॉ उस पेंडिंग केस पे चलता है, ठीक है, जो कि आपके कोर्ट के अंदर आ जाता है, जिसकी हियरिंग वगैरह चल रही होती है। अब फैक्ट पहले सुनता है जज, फिर अपने फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, एक तो आपका फैक्ट है ना जो पार्टीज ने बनाया, एक होता है कि कोर्ट अपने फैक्ट बनाता है आपकी सुन के। जो अपने फैक्ट वो बनाता है, उस पे जब वो लॉ अप्लाई करता है तो उसको पॉइंट ऑफ लॉ कहा जाता है। ठीक है, एक तो पार्टीज आपस में फैक्ट्स बनाती हैं, वो पॉइंट ऑफ फैक्ट हो गए जिन पे केस एस्टैब्लिश्ड होता है। उसके बाद केस कोर्ट में आता है और केस कोर्ट में चलता है। जब केस कोर्ट में चलता है तो वहां पे जज भी अपने कुछ फैक्ट्स बनाता है, और उन फैक्ट्स के ऊपर जो लॉ वो एप्लीकेबल करता है, वो चीज कहलाती है पॉइंट ऑफ लॉ। फिर हमारे पास आता है ओवर रूलिंग, द प्रोसीजर वेयर बाय अ कोर्ट हायर अप इन द हायरार्की set aside the legal ruling established in a previous case. Overruling operates retrospectively with the effect that the principle of law overruled is held never to have been law. ठीक है, ये वो प्रोसीजर होता है जिसमें जो हायर कोर्ट होता है, हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट मतलब जो भी हायरार्की में ऊपर होता है। ठीक है, द प्रोसीजर वेयर बाय अ कोर्ट हायर अप इन द हायरार्की, जो भी कोर्ट हायरार्की में ऊपर होता है, वो एक ऑलरेडी प्रीवियस केस पे अगर कोई रूल एस्टैब्लिश्ड हो गया था तो उसको जब सेट असाइड करता है, किनारे लगाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये ओवर रूलिंग करी है। ठीक है, और वो ओवर रूलिंग करता भी इस तरह से है कि ऐसा लगता है कि ये लॉ कभी मुमकिन था ही नहीं। Overruling operates retrospectively with the effect that the principle of law overruled is held never to have been law. इस इफेक्ट के साथ करता है कि जो भी प्रिंसिपल लॉ प्रीवियस केस पे लगा हुआ था वो कभी लॉ का पार्ट है ही नहीं। इस इफेक्ट से साथ करता है, लॉ से हटा नहीं देता उसको, इफेक्ट इस तरह से लेता है। ठीक है, तो ओवर रूलिंग होती है कि ऑलरेडी अगर कोई लॉ एस्टैब्लिश्ड हुआ था प्रीवियस केस पे, जब आप उसको सेट असाइड करेंगे तो वो चीज कहलाएगी ओवर रूलिंग। ठीक है, आपने अक्सर सुनवाई में भी चीजें सुनी होंगी, वो तो एक अलग होता है कि वो कभी कभी अपोनेंट को ओवर रूल कह देते हैं, कभी कभी सस्टेन्ड कह देते हैं। ठीक है, तो वो सारी यही चीजें कह रहे होते हैं कि सेट असाइड करते हैं। कभी जब भी वो सेट असाइड करते हैं किसी लॉ को, तो वो कहते हैं ओवर रूल करा है। रिवर्सिंग द प्रोसीजर वेयर बाय एज अ रिजल्ट ऑफ एन अपील a superior court in the hierarchy reversed the decision of a lower court in the same case.
अपील हुई, अपील के बाद लोअर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, आप उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं थे, आपने अपील दायर कर दी अपर हिरार्की के कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में। जब आप सुपीरियर कोर्ट में गए तो सुपीरियर कोर्ट में अगर वो डिसीजन चेंज हो जाता है, मतलब पहले में आप मुजरिम करार दे दिए गए लेकिन अपील में आप मुजरिम नहीं पाए गए, तो हम कहते हैं कि ये रिवर्सी कह के डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया। ठीक है जी। फिर डिस्टिंग्विशिंग, the main device used by the judiciary where they want to avoid following an otherwise apparently binding precedent. This is done because material facts of the case differ significantly from the case cited. अब ये जुडिशरी की बेसिकली मेन डिवाइस का वर्ड, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये उनका अपना माइंड है कि वो किस तरह से उसको यूज करते हैं। वो करते क्या है, बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग कहते हैं कि हम बाइंडिंग प्रेसिडेंट को फॉलो ना करें, क्योंकि हमारा जो केस है उसके फैक्ट्स डिफरेंट हैं, उस केस के फैक्ट डिफरेंट हैं जिसपे वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये जो डिफरेंशिएट का अमल होता है इसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग। ओवर रूलिंग अभी दोबारा बताता हूँ, एक मिनट रुक जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग। जब आप मटेरियल फैक्ट्स को अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट वो है जो आपको फॉलो करना ही करना होता है हर हालत में, क्योंकि हायर कोर्ट से आ रहा होता है लोअर कोर्ट की तरफ, तो आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आप उनके फैक्ट्स को अलग करें मटेरियल और वो अलग हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिस्टिंग्विशिंग, कि ये डिस्टिंग्विशिंग केस है। ठीक है, ओवर रूलिंग क्या होती है कि जब एक केस में कोई ऑलरेडी लॉ एस्टैब्लिश हुआ था, कोई लीगल रूल एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट था, जो अपर लेवल हायरार्की का कोर्ट था, उसने उसको सेट असाइड कर दिया, उसने उसको नहीं माना कि मैं इसको नहीं मानता, तो ये चीज कहलाती है बेसिकली ओवर रूलिंग। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखें, फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है, सिक्योरिटी कंपनी ने आपको सर्विसेज दी हैं। अच्छा, सिक्योरिटी कंपनी में आप चलते हैं तो आपको पता है उनकी कैश इन ट्रांजिट की सहूलत भी होती है। मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा कंपनी का, लेकिन ये रियल केस की एग्जांपल है। उनकी एक कैश ट्रांजिट की सर्विस होती है कि अगर कभी हम बैंक से फैक्ट्री या कंपनी कैश लाते हैं तो वो उसमें सर्विसेज देते हैं सिक्योरिटी की। अच्छा जी, वहां पे वो आपसे एक एग्रीमेंट भी करते हैं, उस एग्रीमेंट में वो एक पॉइंट साइन करा लेते हैं कि कल को अगर कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब एक सिक्योरिटी कंपनी जो उसके 5 केसेस चले, उनके 5 केसेस इस तरह से हुए कि रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई और नुकसान हो गया और कोर्ट में केस चला गया, जिसमें से 3 जो है वो जीत गए, सॉरी 4 जीते। क्योंकि क्या हो क्या रहा था कि वो कोर्ट में जाते थे, कोर्ट क्या कहता था, ठीक है भाई, इन्होंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया हुआ था कि ये केस जो है हमारा, इन्होंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो ये राइट पे हैं और आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन एक दफा हुआ क्या कि अपील में चला गया केस। अपील में गया जब उनका केस, तो या अपील कह लें या वैसे कह लें कि उनका 5वां केस जब आया, तो 5वां जज का माइंड बड़ा अलग था। उसने क्या करा, उसने कहा भाई ये तो बात सही है कि आपने ये पॉइंट तो लिखा हुआ है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन मुझे ये बताएं फिर आप पैसे किस चीज के ले रहे हैं? आपका काम क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते वक्त अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो फिर आप सर्विस चार्जेस किस चीज के ले रहे हैं? तो वहां पे उनके अगेंस्ट में फैसला दिया था। तो वो बेसिकली क्या करा कि ऑलरेडी जो एक रूल एस्टैब्लिश हुआ था उसको सेट असाइड कर दिया उन्होंने। ठीक है, इसी तरह अगर कोई रूल एक कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया और उससे ऊपर लेवल हायरार्की के कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया कि नहीं हम इसको नहीं मानते हो, तो वो उसका इफेक्ट वैसे ही लेंगे कि ये कभी लॉ में था ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से एक लोअर एस्टैब्लिश कोर्ट को हायर वो अलग कर देता है। अच्छा जी, जुवेनाइल्स पे आ जाए। देखिए, एनी ऑफेंस, अब जुवेनाइल्स होते क्या है ये देख लें। एनी ऑफेंस अदर देन वन पनिशेबल विद डेथ और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। देखिए, डेथ तो आपको पता ही है, सजाए मौत को कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ जो है वो उम्र कैद को कहते हैं। उम्र कैद की जो सजा होती है ना, जो हम इम्प्रिजनमेंट में छोड़ देते हैं, बेसिकली ये ऑल्टरनेट होता है डेथ का। सजाए मौत का ऑल्टरनेट हम कभी कभी उम्र कैद भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ होती है।
एनी ऑफेंस अदर देन वन पनिशेबल विद डेथ और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, कोई भी ऐसा जुर्म जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत के अलावा है, मतलब 2 साल 3 साल या कोई और चीज है, सजाए मौत या उम्र कैद नहीं है, committed by any person under the age of 15 years, the age is calculated the date when he appears। ठीक है, कोई भी 15 साल के अंदर अंदर का बंदा कोई भी ऐसा क्राइम करता है जिसकी सजा सजाए मौत या उम्र कैद नहीं है, तो वो कहलाती है जुवेनाइल्स। ठीक है, अब उसकी एज कैसे कैलकुलेट होगी? उसकी एज कैलकुलेट होगी उस दिन से जिस दिन वो कोर्ट में अपियर हुआ, या उस दिन से जिस दिन वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया। ठीक है, तो उसके तहत उसकी एज कैलकुलेट होगी। क्लियर है? जुवेनाइल्स क्या है कि कोई भी ऐसा जुर्म जिसकी सजा ना ही उम्र कैद हो और ना ही सजाए मौत हो, इनके अलावा 15 साल की उम्र में अगर कोई शख्स करता है तो वो कहलाता है जुवेनाइल्स। और उसकी एज कैलकुलेशन कैसे होगी? उस डेट से जिस दिन या तो वो कोर्ट में अपेयर हुआ, या फिर कोर्ट से पहले अगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने की डेट से आप उसकी एज को कैलकुलेट करें। ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पे जरूरी थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब बारी बारी कोर्ट्स का इंट्रोडक्शन आएगा, उनकी थोड़ी सी आपको स्ट्रक्चर का पता चलेगा कि कौन से कोर्ट में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उनका क्राइटेरिया क्या होता है अपॉइंटमेंट का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन द जुडिशियल हायरार्की एंड ऑल एग्जीक्यूटिव एंड judicial authorities are bound to act in the aid of Supreme Court. The Constitution assigns the Supreme Court a unique responsibility of maintaining harmony and balance between the three pillars of the state, namely the legislature, the executive and the judiciary। ठीक है जी, क्लियर है बहुत कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हायर अथॉरिटी होता है और उनके पास एक एग्जीक्यूटिव राइट होते हैं, सारे कोर्ट उन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है, और उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक बैलेंस मेंटेन रखें स्टेट के बीच में, जिसमें लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी, इन सब के बीच में आप अपनी एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। जब भी आप देखेंगे अक्सर सुप्रीम कोर्ट भी बीच में इन्वॉल्व हो रहा होता है, जैसे कि जब डैम बनने का हो रहा था तो उसमें बहुत ज्यादा आपस में जो आपकी असेंबलीज थी उनमें मसले चल रहे थे, अपोजिशन में, रूलिंग पार्टी में, तो मसले चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में ही साकिब निसार साहब ने आके कहा था कि आप अगर किसी ने इसके खिलाफ बात करी तो मैं आर्टिकल 6 लगा दूंगा, मतलब गद्दारी का आर्टिकल। तो वहां पे उन्होंने एक बैलेंस करा था और फिर एक डिसीजन ले लिया गया था। तो ये भी उन्हीं का काम होता है, ठीक है, कि इस तरह से एक बैलेंस रहे बीच में। और लो हायर लेवल ऑफ हायरार्की होते हैं तो फॉलो तो सब उन्हीं को करेंगे, क्योंकि जिस तरह कंपनी में सीईओ को करते हैं इसी तरह कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करते हैं। स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में इसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं एंड सच मेंबर ऑफ अदर जजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक्ट के तहत जितने भी नंबर्स डिटरमिन किए जाए वो, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए ये वेरी होते रहते हैं। अपॉइंटमेंट, Chief Justice is appointed by President and other judges are appointed by President after consultation with the Chief Justice। देखिए, Chief Justice तो President अपॉइंट करते हैं और बाकी के जो जजेस हैं वो भी President करते हैं, लेकिन वो कंसल्टेशन से करते हैं Chief Justice की, खुद से डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते। ठीक है, वो कंसल्टेशन से करेंगे। क्राइटेरिया टू बी जज्ड, कौन सा जज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में? A person with 5-year experience as a judge of high court or 15-year standing and advocate of high court। कौन चीफ जस्टिस के लिए एलिजिबल होता है? कोई भी ऐसा जज जिसने 5 साल एज अ जज सर्विस दी भी हो हाई कोर्ट में, या 15 साल से वो हाई कोर्ट में एडवोकेट हो। ठीक है, तो ऐसे लोग एलिजिबल होते हैं कि वो कर सकते हैं। अब ज्यूरिसडिक्शन देख लें सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है। ओरिजिनल के उसमें जो केस इसमें डायरेक्ट आते हैं, डिस्प्यूट्स बिटवीन एंड अमंग प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट, इट में आल्सो एक्सरसाइज सू मोटो पावर ऑन ह्यूमन राइट्स मैटर। ठीक है जी, सू मोटो को कहते हैं खुद से नोटिस लेना, खुद से नोटिस हो जाता है। जैसे कि हमारे जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, सबसे ज्यादा सू मोटो नोटिस वही लेते थे, खुद से नोटिस ले लेते थे, लेकिन फैसला किसी का भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो सू मोटो नोटिस होता है कि आपने खुद से कोई नोटिस ले लिया। तो ओरिजिनल डिस्प्यूट्स में ये प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इनके पास जाते हैं, और इसके अलावा ये खुद से भी नोटिस ले लेते हैं अगर ह्यूमन राइट्स पे बात आ रही होती है।
ठीक है, कोई भी ह्यूमन राइट्स का मैटर होता है तो उस पे भी कोर्ट खुद से नोटिस ले लेता है। इसके अलावा अपील में देखते हैं, अपील फ्रॉम डिसीजन बाय हाई कोर्ट एंड फेडरल शरिया कोर्ट। हाई कोर्ट की जो अपील होंगी वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है, फिर फेडरल शरिया कोर्ट की जो अपील होती है वो भी सुप्रीम कोर्ट में आती है। ठीक है, एडवाइजरी ऑन क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंट इफ प्रेसिडेंट कंसीडर्ड इट नेसेसरी। पब्लिक इंपॉर्टेंस के तहत इनसे प्रेसिडेंट जो है अगर जरूरी समझे तो एडवाइस ले सकता है। ये एडवाइजरी काउंसिल भी होती है इनकी, जो एडवाइस करती है, उसमें अगर प्रेसिडेंट को जरूरत महसूस हो तो वो ले सकता है। क्लियर है यहां तक? सुप्रीम कोर्ट आसानी है, लीगल स्ट्रक्चर इतना मुश्किल नहीं है, बस ये अच्छे से याद करके जाना है आपको सब। हाई कोर्ट इंट्रोडक्शन क्या है? हाई कोर्ट इज द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ इट प्रोविंस। अपने प्रोविंस का सबसे सुप्रीम कोर्ट जो होता है, अपने प्रोविंस का सबसे सुपीरियर कोर्ट जो होता है वही हाई कोर्ट होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक चीफ जस्टिस होता है एंड अदर जजेस एज मे बी डिटरमिन्ड बाय लॉ। ठीक है, जो भी आपका डिटरमाइन किए जाए, या और एक आपका चीफ जस्टिस, और बाकी वेरी होते हैं, कभी कम हो जाते हैं कभी ज्यादा हो जाते हैं, जो भी वो डिटरमाइन करते हैं। अच्छा जी, किस तरह से जज बन सकते हैं आप इसके? अ पर्सन विद 10 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास 10 साल का हाई कोर्ट का तजुर्बा हो, या 10 साल सर्विस हो एज सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग 3 इयर्स एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। या तो सिविल सर्वेंट रहने का 10 साल का तजुर्बा हो और उसके साथ साथ उन 10 साल में से 3 साल वो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, या तो आपके पास 10 साल का जुडिशियल ऑफिस का हो कि आप जुडिशियल ऑफिस में 10 साल से काम कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा है जिसके पास 10 साल का हाई कोर्ट का तजुर्बा हो, या 10 साल का सिविल सर्वेंट का तजुर्बा हो जिसमें से 3 साल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे उसने सर्व किया हो, या 10 साल से वो एक जुडिशियल ऑफिस में काम कर रहा हो, तो वो अपॉइंट हो सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है ओरिजिनल में? इन सिविल केसेस इंक्लूडिंग एज कंपनी कोर्ट। सारे सिविल केसेस आ जाते हैं, कंपनी कोर्ट भी। ओरिजिनल सिविल केस डायरेक्ट यहाँ पे भी फाइल हो सकता है, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि उनकी लिमिट्स होती है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख का केस आप डायरेक्ट ले आए हाई कोर्ट के ऊपर। एपेलेट अपील के तौर पे सिविल क्रिमिनल दोनों इसके पास आती हैं। सुपरवाइजरी के तौर पे हिबास कॉर्पस एंड प्रेरोगेटिव ऑर्डर्स। ये क्या होता है ये अभी हम देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है इसके मायने लैटिन वर्ड्स में। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑन मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल भी कर सकते हैं एडवाइस। ये जो भी मैटर रिलेटेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उसमें ये अपनी एडवाइस वगैरह भी सबमिट करा सकते हैं। हेबास कॉर्पस को देखें, ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ अ पर्सन रॉन्गफुली डिटेन्ड। इनके बाद ये पावर भी होती है कि अगर किसी शख्स को किसी लोअर कोर्ट ने रॉन्गफुली डिटेन करने की सजा दे दी थी, मतलब डिटेन करने की सजा दे दी थी और रॉन्गफुली वो उसके पास है, मतलब फॉर एग्जांपल बल्कि लोअर कोर्ट छोड़े, अगर कोई शख्स जिसको रॉन्गफुली डिटेन किया हुआ था उसकी अपील इनके पास चली जाती है या उसका केस इनके पास चला जाता है, तो ये उसको रिलीज करने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। किसी भी शख्स को अगर रॉन्गफुली डिटेन करा जाए, रॉन्गफुली अपनी हिरासत में रखा जाए और उसको रिलीज का ऑर्डर दिया जाए, तो वो कहलाता है हाइबस कॉर्पस। ठीक है, प्रीरोगेटिव क्या होता है? अथॉरिटी ओवर इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स एंड अदर बॉडीज। जो इंफीरियर कोर्ट के ऊपर अथॉरिटी होती है उसको कहते हैं प्रोरोगेटिव, प्रीरोगेटिव। ठीक है जी, तो इनकी जो सुपरवाइजरी है वो क्या है? हाइबस कॉर्पस भी है, मतलब कोई रॉन्गफुली डिटेन है तो उसको रिलीज करने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इंफीरियर कोर्ट हैं जो इनके प्रोविंस में आ रहे हैं उसके ऊपर भी अपनी अथॉरिटी रखते हैं। सुपरवाइजरी रोल में आपका दोनों तो हो गए, फिर प्रीरोगेटिव में आए, इसमें मजीद है मैंडेमस रिक्वायर्स द लोअर कोर्ट और अदर बॉडी टू कैरी आउट अ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, ये इनकी वो अथॉरिटी है जो इंफीरियर कोर्ट के ऊपर है। कौन कौन सी है? रिक्वायर्ड द लोअर कोर्ट और अदर बॉडी टू कैरी आउट अ पब्लिक ड्यूटी, कि वो किसी लोअर कोर्ट से ये रिक्वायर कर सकते हैं कि वो पब्लिक ड्यूटी को कैरी आउट करे, लोअर कोर्ट या अदर बॉडी देखिए पब्लिक ड्यूटी को कैरी आउट करे। दूसरा प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। प्रोहिबिटेड करते हैं लोअर कोर्ट को कि वह अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ना जाएं, अपनी हद में रहें।
सर्टियोररी ऑर्डरिंग टू सेंड रिकॉर्ड रिलेटिंग टू स्पेसिफिक केस फॉर रिव्यू, वो किसी भी कोर्ट को, लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर कर सकता है, हाई कोर्ट, कि आप जो है फला केस का हमें पूरा डाटा, पूरा रिकॉर्ड भेजें, हमने भी रिव्यू करना है। ये भी वो ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सुपरवाइजरी बॉडी है, तो इनका काम ही सुपरवाइजरी करना है कि भाई वो सबसे ज्यादा तो उनको कहेंगे कि आप पब्लिक ड्यूटी पूरी तरह से परफॉर्म करें अपना। मैंडेमस इस बात पे उनको तंबी करेंगे कि आपकी पब्लिक ड्यूटी पूरी तरह से होनी चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिशन कर सकते हैं कि आप अपनी लिमिट से बाहर ना निकलें, और इसके अलावा वो किसी भी रिकॉर्ड को मांग सकते हैं, सर्टियोररी कर सकते हैं कि आप किसी भी रिकॉर्ड को हमारे पास भेजें, स्पेसिफिक केस सेलिंग, हमने खुद भी उसको रिव्यू करना है। तो ये सारे इनके सुपरवाइजरी रोल है जो कि प्रीरोगेटिव के अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और इनके पावर होती है कि भाई ये किसी भी रॉन्गफुली डिटेन पर्सन को रिलीज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मॉक पहले आप सॉल्व कर लें, फिर मुझे बताइएगा उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जिन एमसीक्यूज में आपको प्रॉब्लम होगी वो फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेंगे, लेकिन मॉक सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि मॉक से फायदा आपको काफी ज्यादा होगा पेपर में भी। फेडरल शरिया कोर्ट पे आ जाए। कंपोजिशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 8 मुस्लिम जजेस। 8 से ज्यादा मुस्लिम जजेस नहीं हो सकते। पहली बात तो ये हो गया कि मैक्सिमम 8 मुस्लिम जज होंगे, नॉन मुस्लिम तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम 8 मुस्लिम जजेस होंगे, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होगा जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। बाकी नॉट मोर देन 3 जजेस हैविंग एटलीस्ट 15 इयर्स एक्सपीरियंस इस्लामिक लॉ एंड रिसर्च। मैक्सिमम 3 जज ऐसे हो सकते हैं जिनका 15 साल का तजुर्बा होगा इस्लामिक लॉ एंड रिसर्च में। फिर इसके अलावा मैक्सिमम 4 जजेस ऐसे हो सकते हैं who are qualified to be judge of high court, जो कि आपने हाई कोर्ट का ऊपर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ा था उसमें फॉल करते हैं, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम 8 होंगे। देखें, एक तो चीफ जस्टिस हो गया, फिर मैक्सिमम आप 3 ऐसे रख सकते हैं जिन्होंने इस्लामिक रिसर्च एंड लॉ में 15 साल लगाए हों। इसके अलावा आप मैक्सिमम 4 लोग ऐसे रख सकते हैं जो कि हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। तो ये बेसिकली कॉम्पोजिशन बनती है फेडरल शरिया कोर्ट। टर्म में आ जाए, the judges hold office for a period of 3 years. However, the president may extend such period. 3 साल के लिए रखेंगे। हो सकता है अगर सदर साहब को लगे कि हाँ एक्सटेंड करना चाहिए तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इनकी क्या होती है? कौन से केसेस इनके पास ओरिजिनली आते हैं? The court may either of its own motion or the position petition of citizen of Pakistan or the federal provincial government examine and decide the question whether or not any law or provision of the law is repugnant to the injunctions of Islam. खुद से भी ये देख सकते हैं, किसी सिटीजन की भी इनके पास पिटीशन आ सकती है, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट की भी आ सकती है कि भाई जो भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का लॉ में, वो कहीं इस्लामिक लॉ से अलग तो नहीं है, इस्लाम के अगेंस्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। यही इनका काम होता है फेडरल शरिया कोर्ट का, कि कोई भी ऐसी चीज जो कि इस्लामिक वे में आपको देखनी होती है वो आप यहाँ पे लेके जाते हो। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है इनकी? अपील की। द कोर्ट आल्सो हैज ज्यूरिसडिक्शन टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ हुदूद लॉज। अगर क्रिमिनल लॉ ने कोई डिसीजन दिया और वो हुदूद लॉ के उस पे आ रहा है, रिलेट कर रहा है, तो वो आप यहाँ पे अपील दायर कर सकते हैं। हुदूद लॉ मतलब जो आपके इस्लामिक लॉज है, ठीक है, जिनमें से आप बाहर नहीं निकल सकते, तो वो बेसिकली हुदूद लॉ होते हैं, जो कि हमारे बीच में चेंज करने का हो भी रहा था, तो फिर वो हुदूद लॉ के उससे रुके, तो वो यहाँ पे अपील दायर हो सकती है, क्योंकि वो हुदूद लॉ को हम चेक कर रहे थे, जो इस्लामिक लॉ है जिनसे आप बाहर नहीं ले सकते, जिनकी एक हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया, आप उससे आगे नहीं जा सकते। प्रोसेस क्या है? इफ द कोर्ट डिसाइड्स that a law or the provision of any law is repugnant to the injunctions of Islam, it shall set out its decision. अगर कोर्ट को लगेगा कि भाई ये चीज इस्लाम के अगेंस्ट में या इस्लामिक लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो वो क्या करेंगे? शैल आउट इन इट्स डिसीजन। क्या क्या करेंगे वो अपने डिसीजन में? रीजन फॉर इट्स होल्डिंग दैट ओपिनियन, रीजन लिखेंगे ऐसा ओपिनियन बनाने का, एंड
एक्सटेंड टू विच सच लॉ और प्रोविजन इज सो रिपेग्नेंट, वो एक्सटेंड भी लिखेंगे कि किस हद तक ये इस्लामिक लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। स्पेसिफिक स्पेसिफाई द डे ऑन विच डिसीजन शेल टेक इफेक्ट। ठीक है, अगर उनके पास कोई अपील फाइल हुई थी तब हमने लास्ट वाला पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, पहली बात, अगर उनके पास कोई अपील फाइल हुई और उन्होंने देखा कि हाँ ये बात जो है ये इस्लामिक लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो वो सबसे पहले तो रीजन अपना रिकॉर्ड करेंगे कि भाई किस रीजन पे वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, फिर देखेंगे किस हद तक वो जो चीज है वो इस्लामिक लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, फिर इसके अलावा वो डेट भी लिखेंगे जिस डेट से इनका डिसीजन इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब काम करने लगेगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अपील में आए, a party aggrieved by the final decision of the court within 60 days of such decision may prefer an appeal to the Supreme Court. An appeal on behalf of the federation or province may be preferred within 6 months of such decision. देखिए, जो भी एग्रीव पार्टी होगी फेडरल शरिया कोर्ट में, अगर उसके खिलाफ डिसीजन आया है फाइनल डिसीजन, वो 60 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट, अभी आपने पढ़ा था ना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरिया कोर्ट से अपील लेता है। ठीक है, तो जो भी पार्टी होगी अगर वो उसके खिलाफ डिसीजन आता है तो वो 60 दिन के अंदर अंदर जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने। एंड अपील ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल और प्रोविंस मे बी प्रेफर्ड विद इन 6 मंथ ऑफ सच डिसीजन। लेकिन अगर प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के उस पे ठीक है कि फेडरेशन या प्रोविंस के बिहाफ पे पूरे, मतलब या तो सेंट्रल, एक तो होता है ना दो पार्टियों का हो रहा है, दो लोगों का हो रहा है और उनके खिलाफ आ रहा है, तो वो 60 दिन के अंदर जा सकते हैं। लेकिन एक ये कि आप अपने पूरे प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव या पूरे अपने सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव है फेडरेशन के, तो आप 6 महीने के अंदर भी जा सकते हैं अपील करने। अगर कोई केस पूरे प्रोविंस के बिहाफ पे आप लेके चल रहे थे और उसमें आपके खिलाफ फेडरल शरिया कोर्ट से कुछ आ रहा है, तो आप वो फाइनल डिसीजन चैलेंज कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली थे, अकेले ही थे, तो फिर आप अपील अपनी 60 दिन के अंदर करेंगे। अब इसके अलावा हमारे पास अदर सिविल कोर्ट्स हैं। उनमें हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एज नेसेसरी। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होती है इनका जो कोर्ट होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मलीर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे मलीर कोर्ट मौजूद है कराची के अंदर। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट होती है डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट होते हैं। ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? अपील फ्रॉम सिविल कोर्ट्स फॉर सूट्स वैल्यूइंग बिलो ₹200,000। अच्छा, ये जो वैल्यू लिखी है बहुत पुरानी लिखी हुई है भाई। अपील फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन क्या? अपील फ्रॉम सिविल कोर्ट फॉर सूट्स वैल्यूइंग बिलो ₹200,000। कह रहे हैं कि वो अपील इनके पास आती है जो कि 2 लाख से कम हो। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा हाई कोर्ट में नहीं जाती, अब 2 करोड़ तक की जाती है। ठीक है, बहरहाल 2 लाख से कम वाली सही है कि 2 लाख से कम हो तो वो सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाती है आपके पास। फिर सिविल कोर्ट्स, सिविल जजेस फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन ऑल द मैटर्स ऑफ सिविल नेचर ओरिजिनेट इन द कोर्ट्स ऑफ जजेस। The district judge may, however, withdraw any case for any civil judge and try it himself. देखिए, सिविल जजेस जो हैं वो बेसिकली काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में। ठीक है, और सिविल नेचर के कोर्ट्स को ही, केसेस को ही डील करते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट जज को कभी महसूस होता है तो वो किसी भी सिविल जज से वापस ले सकता है केस और खुद देख सकता है। ठीक है, अगर उसको लगे कि हाँ यार ये इनको नहीं देनी चाहिए, वापस लेनी चाहिए, तो वो, ये बेसिकली सबऑर्डिनेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के। ठीक है, ये उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। अब इसमें भी मसले होते हैं, 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है और थर्ड क्लास होता है। फर्स्ट क्लास की अनलिमिटेड वैल्यू होती है, थर्ड क्लास की लिमिट होती है, सेकंड क्लास की सॉरी अप टू 50,000, 50,000 तक के केस देखता है, और थर्ड क्लास जो है वो 5,000 तक के देखता है, और फर्स्ट क्लास जो है वो अनलिमिटेड वैल्यू देख सकता है। फैमिली कोर्ट, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है
क्योंकि वीडियो चली गई है मेरी अचानक से। ठीक है, family court, these court deal with matrimonial cases. Most divorce cases are heard in the family court, family property cases and proceedings relating to children. नाम से ही जाहिर है फैमिली कोर्ट फैमिली के मसले मसाइल देखता है, तलाक के, बच्चों के, प्रॉपर्टी के केसेस, विरासत वगैरह के, वो तमाम के तमाम फैमिली कोर्ट में जाते हैं। फिर होता है आपके पास कंपनी कोर्ट्स, ये कंपनी के केसेस देखते हैं। The court having jurisdiction under the Companies Act 2017, आप आगे पढ़ेंगे भी कंपनी एक्ट 2017 सेमेस्टर 4 में आपके शायद है। तो इस कोर्ट की जो jurisdiction है वो सिर्फ कंपनीज के केसेस देखते हैं, कंपनी एक्ट के तहत 2017 के तहत। इज द हाई कोर्ट, द कोर्ट हैविंग jurisdiction under the Companies Act 2017 is the high court having नो डिस्कनेक्शन हो गई थी बीच में। जी कंपनी कोर्ट पे आ जाए। द कोर्ट हैविंग jurisdiction under the Companies Act 2017 is the high court having jurisdiction in the place at which the registered office of the company is situated। ठीक है, पहली बात तो कंपनी कोर्ट जो होते हैं उनकी जो jurisdiction होती है वो समझ लें उसी कंपनी का केस लेंगे जो कि उसके रजिस्टर्ड ऑफिस उस कोर्ट के उसमें मौजूद होगा, जो भी उसकी कोर्ट का जो एरिया होगा ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कराची का कंपनी कोर्ट है तो जिनके भी रजिस्टर्ड ऑफिस हेड ऑफिस कराची में होंगे उन्हीं के केसेस को वो एंटरटेन करेंगे। ठीक है, तो ये उनका होता है। फिर द फेडरल गवर्नमेंट में एम्पावर एनी सिविल कोर्ट टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द जुरिसडिक्शन। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है किसी भी सिविल कोर्ट को टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द जुरिसडिक्शन, के वो अपनी जुरिसडिक्शन को एम्पावर करें। फिर इन ईच हाई कोर्ट one or more benches known as the company bench are constituted by the chief justice of high court। अच्छा, ये भी याद रखिए कंपनी कोर्ट के अलावा कंपनी कोर्ट तो होती है लेकिन सिविल कोर्ट को भी एक्सरसाइज किया जा सकता है कि वो इस केस को देख ले इनकी जुरिसडिक्शन में। लेकिन एक बात और ये कहेंगे, जो भी हाई कोर्ट है ठीक है उसके अंदर भी चीफ जस्टिस एक बेंच बनाते हैं कंपनी बेंच के नाम से। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा वो एक या एक से ज्यादा बेंचेस बनाएगा कंपनी बेंच के नाम से।
All the matters coming before these courts are disposed of within 90 days from the date of presentation. 90 दिन के अंदर अंदर कंपनी कोर्ट जो है वो केस को खत्म करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह में जाना एक अलग बात है कि आपने अपील दायर कर दी, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर कंपनी कोर्ट केस को खत्म कर देता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल were established by the Industrial Relation Act. They have a wide jurisdiction over most dispute between the employee and the employer. देखें ये वाला जो कोर्ट है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये तमाम के तमाम लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में होते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होते हैं, जैसे तो आप लेबर कोड भी कह रहे होते हैं अक्सर। ठीक है, वो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के होते हैं कि एम्प्लॉय की रिड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस के एम्प्लॉय की क्या कंप्लेंट्स हैं, कोई उसके साथ अनफेयरली उसको निकाला तो नहीं गया, उसकी ग्रेजुएटी तो नहीं रुकी हुई, उसका प्रोविडेंट फंड तो नहीं रुका हुआ, उसके साथ कोई दूसरे मसाइल लग गए, उस पर जबरदस्ती कोई इल्जाम लगाया गया है। ये तमाम मैटर्स जितने भी होते हैं ना, ये तमाम के तमाम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चलते हैं। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम उसमें चलते हैं। आपके पास होते हैं अदर क्रिमिनल कोर्ट, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन ईच डिवीजन ऑफ द प्रोविंस। ठीक है जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना अपॉइंट करती है इसके जजेस वगैरह जो कि हर डिवीजन में मौजूद होते हैं प्रोविंस के। अच्छा जी, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज इसके अंदर मौजूद होते हैं, देख लेते हैं उनको। ऑल अदर ऑफेंसेस नॉट कवर्ड इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट but sentence of death is passed subject to the confirmation of High Court. Cases of enforcement of law relating to hudud are also tried by session judges. देखिए अब सेशन जज करता क्या है, सेशन कोर्ट क्या करते हैं, तमाम ऑफेंसेस इसके अंदर आते हैं जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट में नहीं आते। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नीचे आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी केसेस हैं वो तमाम के क्रिमिनल केसेस वो तमाम के तमाम सेशन कोर्ट में आते हैं। लेकिन याद रखिएगा सेशन कोर्ट सजाए मौत ग्रांट नहीं करता जब तक के हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना ले ले। ठीक है, जब तक के हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना ले ले। और सेशन कोर्ट इसके अलावा हुदूद लॉ के ऊपर भी केस चला लेता है अपने पास। वैसे तो फेडरल शरिया कोर्ट का काम है, लेकिन वो चाहे तो केसेस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू हुदूद आर आल्सो ट्राइड बाय सेशन जजेस, कि वो ऐसे केस को भी एंटरटेन कर लेते हैं कि अगर किसी हुदूद लॉ की एप्लीकेशन का केस हो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सेशन जज कभी भी सजाए मौत नहीं दे सकता जब तक कि उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना आए। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा ये तमाम के तमाम क्रिमिनल केसेस को एंटरटेन करते हैं हर प्रोविंस के अंदर। और फिर लाजमी बात है यहाँ से अपील निकल के कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में चली जाएगी। हाई कोर्ट तो दोनों अपील लेता है ना, सिविल भी लेता है क्रिमिनल भी लेता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ये वही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनके ऊपर बात हुई थी, विद द पनिशमेंट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब इनकी जुरिस्डिक्शन क्या होती है, देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड हर किसी की अपनी अपनी है। फर्स्ट वाला आपको 3 साल तक सजा दे सकता है, मैक्सिमम 15,000 का फाइन लगा सकता है। सेकंड क्लास वाला आपको 1 साल तक सजा दे सकता है, मैक्सिमम 5,000 का फाइन लगा सकता है। और थर्ड वाला आपको 1 महीने की सजा और 100 रुपए का फाइन लगा सकता है। स्पेशल जज आपके होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट कन्फर अपॉन एनी पर्सन पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें एक स्पेशल जज भी होता है जो कि रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही बैठाती है, लेकिन रिकमेंड कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, जिसके पास कन्फर अपॉन एनी पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होती है। ठीक है, रिकमेंडेशन हाई कोर्ट की होती है। अब ये तो हमारे कोर्ट की बात हो गई ना। बाद औकात हमारे पास ऑल्टरनेट्स भी होते हैं कि हम कोर्ट अगर नहीं जाते तो हम किस तरह से अपने मसले मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम कोर्ट की तरफ नहीं जाते। तो कोर्ट के अलावा भी कौन कौन से तरीके हैं जिनके तहत मसले मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। तो पहला तो होता है नेगोशिएशन। ठीक है, दोनों पार्टीज आपस में ही अगर नेगोशिएट करके मसला सॉल्व कर लें तो बहुत ही अच्छी बात होती है, कोर्ट नहीं जाए। दूसरा होता है मीडिएशन, कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएट करती है, मतलब समझ लें उनके बीच में सुलह कराती है, उनके बीच में सुलह कराने वाली, जिसको मीडिएटर कहते हैं। ठीक है, उनके बीच में एक सुलह कराने वाली पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है और दोनों पार्टियों को मशवरे देके उनके बीच में मामला ठंडा करा देती है। आर्बिट्रेशन,
कोई भी ऐसा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई भी ऐसा शख्स जिसको हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ होता है कि भाई वो शख्स जो कहेगा वो डिसीजन आप भी मानोगे मैं भी मानूंगा, आर्बिट्रेटर बना लेते हैं। फिर कॉन्सिलिएशन, थर्ड पार्टी मीट्स द पार्टी सेपरेटली टू रिजॉल्व ग्रीवियंसेस, कि थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व होती है लेकिन वो दोनों को आमने सामने नहीं बैठाती, वो दोनों से अलग अलग मिलती है और दोनों की बात सुनती है और उनके बीच के जो मसले मसाइल होते हैं उनको दूर कर देती है। ये चारों तरीके थे, कोर्ट के बाहर मसले अगर सॉल्व होते हैं तो ये चारों तरीका कहते हैं। अब ये टाइप, इन तरीकों पे हम क्यों जाएं जब हमारे पास कोर्ट भी मौजूद है? तो वजह एक तो तेज होता है, कोर्ट में आपको जाके पता है आपको बूढ़े हो जाएंगे लेकिन केस चलते ही रहते हैं, ये स्पीडी होता है, काम जल्दी हो जाता है। दूसरा सस्ता होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं, कोर्ट की तरह आपको पाबंद नहीं बढ़ना पड़ता कि भाई फला दिन आपकी हियरिंग है तो फला दिन आपको जाना है। प्राइवेसी भी होती है कि आपका पब्लिक और प्रेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, आप अकेले में ही 2-3 लोग मिलकर बात कर लेते हैं। अपील, लिमिटेड एवेन्यूज ऑफ अपील लीड टू फाइनल कंक्लूजन, अपील का बहुत लिमिटेड एवेन्यू होता है, ठीक है, आप जाते ही नहीं है अपील की तरफ, बाज़-औक़ात चले जाएं तो कोर्ट की तरफ चले जाएंगे लाजमी बात है, लेकिन आपका पास बहुत लिमिटेड स्कोप है। फिर सर्विस ऑफ एक्सपर्ट, पार्टीज मे चूज एक्सपर्ट ऑफ द रेलेवेंट फील्ड। अब इसमें फायदा ये होता है कि पार्टी अपनी मर्जी का एक एक्सपर्ट चूज कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है तो मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल को चूज कर लूं, ठीक है, कि भाई ये हमारा आर्बिट्रेटर होगा जो दोनों की बात समझ सकता है, सुन सकता है, मतलब उसी फील्ड का बिल्कुल एक्सपर्ट चूज कर लेते हैं। तो ये इसके फायदे भी हैं। अच्छा, ये तखीम को भी जरा देख लिएगा, जो भी इस्लामिक आर्बिट्रेशन होती है ना उसको तखीम कहते हैं। एक तो होता है ना आर्बिट्रेटर जो कि मसले ऐसे ही कोर्ट के बाहर सॉल्व करता है, लेकिन अगर कोई इस्लामिक मसला है और उस पर आपने किसी को आर्बिट्रेटर, किसी मुफ्ती वगैरह को बनाया हुआ है तो वो तखीम कहलाते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन ये होती है कि एक तो मुसलमान हो, मेल हो, शरिया की नॉलेज हो एंड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट दैट कुड अफेक्ट हिज एबिलिटी टू आर्बिट्रेट, और उन पे कोई ऐसा इल्जाम वगैरह ना लगाओ जो कि उनके आर्बिट्रेशन को इफेक्ट करता हो, मतलब समझ गए ना, तखीम हो, उनको आप तकीम कहते हैं, जो कि मुस्लिम भी हो, मेल भी हो। अगर आप किसी मुफ्ती को कर रहे हैं तो वो मुफ्ती ऐसा ना हो कि उस पर कोई ऐसा डिफेक्ट लगा हुआ, जैसे मुफ्ती अब्दुल कवी को आप नहीं कर सकते, उन पे एक डिफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, उनको आप नहीं रख सकते अपना तकीम, तो इस तरह की बात ना हो, ठीक है। यहाँ पे आके आपका लीगल स्ट्रक्चर इधर से एंड हो जाता है, लेकिन दो चीजें और हैं जो मुझे करानी है, अगर कोई मसला है तो उसमें पूछ लें। मेंबर ऑफ बोर्ड कौन सा, मैं समझा नहीं, कौन से बोर्ड की बात कर रहे हो? पेपरा की बात कर रहे हो? देखो उनके नाम पता होना जरूरी नहीं है, नंबर्स पता होना जरूरी नहीं है। पेपरा की बात अगर कर रहे हो तो उनके नाम पता होना जरूरी नहीं है, सिर्फ नंबर्स पता होने चाहिए तुम्हें, वो तो ऑर्डिनेंस में लिखे हुए ही है। हाँ, जो सेक्रेटरी डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन है, उनके नाम याद कर लेना, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको चारों प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, सीएम, चारों आपके सीएम, ये सब प्रेसिडेंट वगैरह, इन सब के नाम थोड़े याद करके जाइएगा, क्योंकि अक्सर ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपके जो मेंबर हैं पेपरा के, उसका नाम ना पता हो लेकिन एमडी का नाम आपको पता हो तो वो बेहतर है। इस तरह की चीजें, नाम नहीं पता हो, बाकी फाइनेंस डिवीजन सेक्रेटरी और इनको देख लीजिएगा, बाकी जरूरी नहीं है कि सबके नाम आपको पता हो। दो चीजें और ले ले भाई जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं थी, बड़ी जरूरी थी, एक तो रेशियो डेसिडेंडी और ओबिटल डिक्टा। देखें रेशियो डेसिडेंडी बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दो वर्ड है ये, लैटिन वर्ड है, ठीक है, पहले सुन लें। इसके मायने होते हैं रीजंस बिहाइंड द डिसीजन, जो भी रीजन आपने दिया अपना डिसीजन लेते वक्त उसको हम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में तलवार लेके लड़ रहे हैं, अगर वो तलवार लेके लड़ते हैं और ए ने बी का उसमें मर्डर कर दिया, ए ने बी का, या तलवार से ए ने बी का मर्डर कर दिया, लड़ाई को छोड़े, मर्डर कर दिया डायरेक्ट, दोनों के बीच में कोई बहस हुई और उन्होंने मर्डर कर दिया। अब जज ने डिसीजन दिया कि ए को मैं सजाए मौत देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत किसी के ऊपर भी शार्प नाइफ से वार करना जुर्म है, ठीक है, शार्प नाइफ से वार करना जुर्म है। जैसे कि आपने देखा होगा वो बोलते हैं ना
ताजदार पाकिस्तान के तहत ये उसने बात करी और सजाए मौत दे दी। फिर मजीद जज ने क्या करा, जब सजाए मौत वगैरह दे दी तो उसने अपनी एक ऑब्जर्वेशन कही कोर्ट उस वक्त के, मैं आजकल देख रहा हूं कि लोगों में बड़ा बेसब्री बढ़ गई है, जज्बाती हो गए हैं और गुस्से में आ जाते हैं। इस तरह की बातें अगर उसने करी, हमारी सोसाइटी को सुधरना चाहिए और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, ये बातें कर दी। लेकिन जो इसमें बेसिकली जो इसमें रेशियो डेसिडेंडी का पार्ट है ना, वो रीजन है जो उसने दिया कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत तलवार से किसी के ऊपर वार करना कानूनन जुर्म है, इसलिए मैं फला शख्स को सजाए मौत देता हूं। ये चीज कहलाती है रेशियो डेसिडेंडी, कि जो रीजन था उसके डिसीजन के पीछे कि उसने क्यों सजाए मौत दी, क्योंकि पाकिस्तान पीनल कोड कहता है कि तलवार से किसी के ऊपर वार करना जुर्म है। बाकी उसने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो चीज कहलाती है ओबिटल डिक्टा, वो रीजन नहीं है, वो एक जस्ट उसने अपनी समझ लें ऑब्जर्वेशन दे दी, जो उसने अपना तजुर्बा देखा, जो उसने आजकल देख रहा है लोगों को वो दी। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको अलग अलग क्यों करा जाता है। देखिए जी, रेशियो डेसिडेंडी क्या है? पहली बात तो रीजन बिहाइंड द डिसीजन, जो भी आपका डिसीजन है उसके पीछे जो रीजन है। अब मजीद देखते हैं, रेशियो डेसिडेंडी को may be defined as the statement of law on which the judge based his decision। ये डेफिनेशन मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरी वाली आपको देख लीजिएगा, क्योंकि आसान सी बात है कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ लॉ है जिसके ऊपर रह के जज ने अपना डिसीजन दिया है वो दर हकीकत एक रेशियो डेसिडेंडी है। जो भी वो डिसीजन दे रहा है, जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि जज ने डिसीजन दिया कि पाकिस्तान पेनल कोड के तहत तलवार से किसी पे वार करना कानूनन जुर्म है, ठीक है, तो ये चीज क्या हुई? रेशियो डेसिडेंडी। ये उसका वो रीजन था, जो उसके डिसीजन, जो उसने सजाए मौत का डिसीजन दिया उसके पीछे जो रीजन था वो बेसिकली रेशियो डेसिडेंडी था, रीजन बिहाइंड द डिसीजन, ठीक है। फिर इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। पहला, रेशियो डेसिडेंडी इज द पार्ट ऑफ अ जजमेंट व्हिच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट। ये एक पार्ट ऑफ जजमेंट है जो कि एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट को फॉर्म करता है, क्योंकि अगर किसी सुपीरियर कोर्ट ने दिया है तो इंफीरियर कोर्ट ने उसको फॉलो करना ही है। फिर रेशियो डेसिडेंडी इज नथिंग टू डू विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता केस के, इसका काम सिर्फ ये क्या है, ये वो रीजन था जो उसको अप्लाई करके जज ने अपना डिसीजन दे दिया, फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ व्हिच इज कैरीड डाउन टू लेटर डिसीजन। ये वही बात लिखी हुई है कि एक स्टेटमेंट ऑफ लॉ है जो कि डिसीजन को लेटर कैरी डाउन आप करते हैं, उस पर डिसीजन अपना। डी, ऑल्दो डिसीजन ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन इंफीरियर कोर्ट does not mean that everything that is contained in the judgment binds the court in subsequent cases। ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ओबिटल डिक्टा पढ़ाने के बाद, कि ठीक है कि सुपीरियर कोर्ट जो है वो बाइंड करते हैं इंफीरियर कोर्ट को, कि जो उन्होंने दिया, आपको पता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट, ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट की बात हो रही है कि जो भी सुपीरियर कोर्ट है वो इंफीरियर कोर्ट को बाइंड करते हैं, लेकिन इसके मायने ये नहीं होते कि हर चीज जो कि जजमेंट में मौजूद थी, कंटेंट थी, वो बाइंड करती है सब्सिक्वेंट केसेस में। हर चीज नहीं करती, एक जो रीजन था ना वो ही करता है। मतलब अगर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी कि भाई तलवार से वार करना किसी शख्स के ऊपर जुर्म था, तो इसलिए मैंने सजाए मौत दी, तो अब जितने भी सिटी कोर्ट, सिविल कोर्ट्स में, वो भी यही, क्रिमिनल कोर्ट से सेशन कोर्ट, वो भी यही देंगे जजमेंट अपनी। उन्होंने भी, क्रिमिनल कोर्ट्स ने भी फिर यही जजमेंट अपनी देनी है, क्योंकि रीजन उनका भी है। लेकिन फर्क क्या है, केस के फैक्ट्स भी सेम होने चाहिए, डिस्टिंग्विश ना हो आपस में। ऐसा ना हो कि नीचे वाले में हो रहा हो कि सेल्फ डिफेंस में हुआ है। The only part of a judgment which is binding is discovering what is ratio decidendi। ठीक है, अब ये वही बात है कि जब भी आप बाइंडिंग प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ रेशियो डेसिडेंडी को फॉलो करना है, ठीक है। थोड़ा सा ओबिटल डिक्टा देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। ओबिटल डिक्टा के मायने हैं बाय द वे, कोई भी चीज बस जो यूं ही कह दी जाती है,
जैसे कि मैंने आपको अपने केस में बताया कि जज ने क्या करा, अपनी ऑब्जर्वेशन बताई कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोगों में इंतजार बहुत बढ़ रहा है, बेसब्री बढ़ रही है, जज्बाती हो रहे हैं, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज बाय द वे है ना, वो यूं ही कह रहा है, इसका केस से कोई लेना देना नहीं, ये उसकी अपनी जजमेंट्स है, अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी स्टेटमेंट्स है। ये चीज ओबिटल डिक्टा है। तो ओबिटल डिक्टा in a judgment means that statement which are not essential to the decision in case but are things said by the way। essential नहीं था कहना, जरूरी नहीं था, अगर वो नहीं भी कहता तो भी डिसीजन हो गया था, लेकिन उसने भाई यूं ही एक बात कह दी, तो इसके मायने होते हैं बाय द वे। हाईलाइट कर लिएगा, ओबिटल डिक्टा एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है। बी, either a statement of law not relevant to the facts in issue or a dissenting judgment which is merely persuasive authority। फिर सी है ओबिटल डिक्टा मीनिंग thereby other things which are said are other statements of law which did not from the basis of decision। देखिए सारी बातें वही कह रही हैं कि इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तीनों में एक ही बात लिखी है कि ऐसी बातें जो सिर्फ ऐसे ही कह दी जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही अपनी ऑब्जर्वेशंस वगैरह दी जाती हैं, कुछ फैक्ट्स दे दी, ऑब्जर्वेशंस दे दी, वो ओबिटल डिक्टा हो गई, जो कि यूं ही कह दी गई। कोर्ट में जो यूं ही बातें ऊपर से हो रही हैं डिसीजन के वक्त, वो है ये, इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेन फीचर्स क्या है? पहला तो यही है कि ओबिटल डिक्टा किसी भी इंफीरियर कोर्ट को बाउंड नहीं करता, किसी भी इंफीरियर कोर्ट को बाउंड नहीं करता कि वो ओबिटल डिक्टा को फॉलो करे। रेशियो डेसिडेंडी को वो फॉलो करता है, ओबिटल डिक्टा को नहीं करता। बाइंडिंग प्रेसिडेंट भी। Such a statement may assess judges in future if they are relevant and based on good sense। हाँ, जजेस गाइडेंस जरूर ले सकते हैं अगर उनका सेंस अच्छा हो तो, लेकिन ये ऑप्शनल है भाई। ओबिटल डिक्टा इज अ पावरफुल परसुएसिव अथॉरिटी। ओबिटल डिक्टा एक कायल करने वाली अथॉरिटी है। ओबिटल डिक्टा आर नॉट बाइंडिंग ऑन इंफीरियर कोर्ट। की वही बात है कि किसी भी इंफीरियर कोर्ट को बाउंड नहीं करती, क्योंकि ये रेशियो डेसिडेंडी का पार्ट नहीं होती। ओबिटल डिक्टा इज ओनली अ परसुएसिव अथॉरिटी, मतलब समझ ले वो ऐसी उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है जो कि अपनी बात को कायल करने के लिए वो कह रहा है। ठीक है, कि जो उसने डिसीजन दिया है बस उसको कायल करने के लिए वो एक बात कह रहा है, तो वो ओबिटल डिक्टा है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, ओबिटल डिक्टा ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट का ओबिटल डिक्टा है तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को बाउंड करता है कि वो उस चीज को देखे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओबिटल डिक्टा। दो तरह की होती है। देखें, जज का स्टेटमेंट जो कि लीगल प्रिंसिपल पे मबनी नहीं होता। ठीक है, कोई भी जज लीगल प्रिंसिपल भी बता सकता है, उस वक्त कह सकता है, लेकिन वो डिसीजन पे मबनी नहीं होता, उस पर डिसीजन का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जज कोई भी मटेरियल फैक्ट को देखते, मटेरियल फैक्ट एज ए ना देखे, कोई हाइपोथेटिकल बात करे, कोई हाइपोथेटिकल फैक्ट कह सकता है। ठीक है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। या तो वो कोई लीगल प्रिंसिपल कह देगा जो कि उस केस से लेना देना नहीं होगी, या उसके डिसीजन से लेना देना नहीं होगा, बेसिस नहीं होगी डिसीजन की, रेलेवेंट होगी लेकिन बेसिस नहीं होगी। दूसरा, वो कोई हाइपोथेटिकल फैक्ट भी कह सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना कि देखिए जज ने अपनी बात कही है, अपनी ऑब्जर्वेशंस कही है, वो ओबिटल डिक्टा है। अब इनको अलग अलग पढ़ना जरूरी क्यों है? काम की बात ये है, अलग अलग पढ़ना जरूरी इसलिए कि रेशियो डेसिडेंटी और ओबिटल डिक्टा आपने एक पढ़ा है बाइंडिंग प्रेसिडेंट, कि इन सुपीरियर कोर्ट को इंफीरियर कोर्ट फॉलो करते हैं। यही वजह होती है कि उन्होंने इनको अलग अलग कर देते हैं कि भाई ठीक है, जज ने वहां पे 10 बातें कही, लेकिन उसमें से 2 बातें सिर्फ उसका रीजंस थी जो उसने बताया। जैसे कि मैंने बताया कि उसने कहा कि पाकिस्तान पिनल कोड के तहत शार्प नाइफ से वार करना जुर्म है। ठीक है, तो उसने उस पर सजाए मौत दी, लेकिन उसके अलावा जितनी बातें उसने करी वो तमाम की तमाम उसका एक ऑब्जर्वेशंस थी। तो अब यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करना जरूरी इसीलिए कि अगर इनको डिफरेंशिएट ना किया जाए तो फिर हमारे बाइंडिंग प्रेसिडेंट में मसला आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल डिक्टा फॉलो करना जरूरी क्या, लागू ही नहीं है हम पे। ठीक है, हाँ अगर वो कोई गुड सेंस की बात है तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लागू नहीं है। लेकिन रेशियो डेसिडेंटी फॉलो करना लाजमी होती है। ठीक है, ये बाकी बातें तो मेन फीचर्स वगैरह इनके ऐसे लिखे हैं, ये 2 बातें ही मेन है कि ऑर्बिटल डिक्टा होता क्या है और रेशियो डेसिडेंटी होती क्या है। ये 2 चीजें हैं, बाकी चीजें तो उनकी ऐसी उन्होंने लिख दी है फीचर्स वगैरह। ठीक है, ये मेन बात है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो बता दें।
अच्छा जी, यहाँ पे आके आपका कोर्स एंड हो गया है, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है, आपका कोर्स हो गया है एंड। तो मेरे ख्याल से अब हमें कल की क्लास की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ एक दो चीजें होंगी एमसीक्यूज के हवाले से, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उनको पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, वो तो मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप करूंगा, कोई मटेरियल होगा तो, ठीक है। अगर उस पर किसी को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो वो भी मैं बता दूंगा। हाँ, फैब अटैम है ना, आपका पेपर है फैब में, फैब में भी अटैम है, अप्रैल में भी अटैम है। मैंने तो जो एक नोटिस देखा था उसमें 4 बार अटैम थी साल में, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका लॉ का कोर्स एंड हो गया है, तो कल की क्लास की हमें जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए कल क्लास ले ली थी कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फ्राइडे ही क्लास लेंगे, अदरवाइज हमारा कोर्स यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं कल की क्लास नहीं लेता और फिर सैटरडे तक जाता तो सैटरडे मुमकिन नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने कल एक क्लास रख ली थी। तो यहाँ पे आके आपका कोर्स एंड हो गया है। कोई मसले मसाइल की बात हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फैब तक आपके पास टाइम है, मैं उस पर रिप्लाई कर देता हूँ। कुछ बच्चे मुझे करते भी हैं व्हाट्सएप पर, उन्हें आंसर मिल भी जाते हैं। हाँ, ओबिटल डिक्टा ग्रुप पे शेयर कर दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है, वो तो करूंगा ही मैं, ठीक है। यहीं तक है, अच्छे से पढ़ के जाएं। देखें, लॉ का मैं थोड़ा सा पेपर के हवाले से बता दूं, लॉ में पेपर में आपके पास बहुत टाइम होता है, सिर्फ लॉ में ही नहीं, मैं आपको सच बात बताऊं, जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं आईसीएमए के, क्योंकि मैंने सारे दिए हुए थे, तो सब में आपके पास एक बड़ा सफिशिएंट टाइम होता है कि आप जो है उसको दे सकते हैं पेपर, उसमें कोई मसले मसाइल की बात नहीं होती कि आपके पास टाइम शॉर्ट है या वो है। अच्छा, लॉ में एक आपका थोड़ा सा बैड लक ये होता है कि इसमें अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही तो आप उसमें फ्लूक खेलें तो बहुत मुश्किल है कि वो सही लगे, क्योंकि इसमें आप अपने पास से तो कुछ कर नहीं सकते, सारी बातें वही हैं जो लॉ में लिखी हुई। अब केस स्टडी की मैं अगर थोड़ी बात करूँ कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, तो उसको थोड़ा देखें। सबसे पहले तो जो भी आपके चैप्टर के नेम्स हैं वो आपको पक्के पक्के याद होने चाहिए, फिर उनके चैप्टर के नेम याद होने, क्योंकि देखें अगर कोई केस आता है और उसको आप ब्लाइंडली ढूंढते हैं ना इधर उधर पूरी किताब के अंदर, तो आपको नहीं मिलेगा। उसको डायरेक्टली आपने चैप्टर के नेम से पकड़ना है, चैप्टर के नेम से आप पकड़ेंगे आप खुद ही केस तक पहुंच जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्टिव में तो मुश्किल भी होता था कि हमें उसमें एप्लीकेशन ऑफ लॉ फिर रीजन वीजन लिखना होता था, यहाँ पे तो आपको आंसर सामने रखना है, आपको सिर्फ हिंट चाहिए होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास एक फायदा सबसे बड़ा यही होता है कि हमें सिर्फ एक हिंट चाहिए होता है, हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि एग्जामिनर के पास बहुत बड़ा एरिया होता है हमें देखने का, क्योंकि वो कहीं से भी पूरी बुक को खंगाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें आपके लिए अच्छा ही कि आप पूरी बुक पढ़ भी लेते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, केस स्टडीज आपकी जो आएंगी वो पेपरा से नहीं आएंगी, पेपरा से केस स्टडीज नहीं आती पेपर में। पेपरा के एमसीक्यूज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसका एक तो वेटेज भी अच्छा रहता है एमसीक्यूज में और स्ट्रेट होते हैं। मॉक लाजमी सॉल्व करिएगा अच्छे से, 2 बार करके जाइएगा मॉक सॉल्व, ठीक है। एक बार नहीं करिएगा, एक बार हो जाए पूरा सही हो जाए फिर भी दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। मॉक के एमसीक्यूज तो समझ लें आपको याद होने चाहिए, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको पता चलेगी ये बात कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। तो मॉक के एमसीक्यूज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पेपरा के स्ट्रेट एमसीक्यूज आते हैं उसमें केसेस नहीं आएंगे, डेज वगैरह जितने भी पेपरा में हैं वो बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। केस स्टडी के लिए एग्जामिनर के पास मर्केंटाइल लॉ का पार्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही होता है। अच्छा, पेपर हर किसी का अलग अलग आता है, कुछ स्टूडेंट का एक खास एरिया पूरा बुक भी कवर हो जाती है, कुछ का ये कि कुछ एरिया उठे हुए होते हैं। लीगल स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूं तो इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा तो नहीं आ सकते क्योंकि इसके है ही बहुत छोटा सा, ठीक है। इसमें लेकिन आप थोड़ा सा अपने प्राइम चीफ मिनिस्टर्स इनके नाम देख लीजिएगा, ये भी आपको थोड़े पता होने चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, कम से कम 2 से 3 बार आप किताब पढ़ लीजिएगा, आपका एमसीक्यूज हो जाएंगे सारे। सर रिटर्न पेपर बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होते, रिटर्न पेपर तो है ही नहीं ना तुम्हारा, इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, कोई भी पेपर डिफिकल्ट नहीं होता। मुश्किल की डेफिनेशन होती है जो तुम्हें नहीं आता वो मुश्किल है, खत्म। तुम्हें खाना बनाना आता है, नहीं आता, तुम्हारे लिए मुश्किल काम है, ठीक है। तुम्हारी बहन को आता होगा उसके लिए आसान काम है, खत्म। तुम्हें बाइक चलाना आती है, तुम्हारे लिए आसान काम है, मुझे बाइक चलाना नहीं आती, मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल वो होता है जो तुम्हें नहीं आता, जो चीज तुम्हें आ गई वो मुश्किल नहीं है। लॉ जब तक तुम्हें नहीं आता था तब तक तुम्हारे लिए मुश्किल था, आज तुम्हें आ गया तुम्हारे लिए आसान है, खत्म। मुश्किल का वर्ड कुछ नहीं होता,
मुश्किल वही चीज होती है जो तुम्हें नहीं आती। जो चीज तुम्हारे लिए मुश्किल है अगले के लिए आसान होगी, जो अगले के लिए मुश्किल है तुम्हारे लिए आसान होगी। ठीक है, तो ये छोड़ दो कि डिस्क्रिप्टिव मुश्किल है ऑब्जेक्टिव मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पेपर ज्यादा मुश्किल है, और मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पेपर ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं, मुश्किल कुछ नहीं होती चीज। जो चीज तुम्हें तैयार हो, पूरी तैयारी करके जा रहे हो, नमाज पढ़ के जाओ, खत्म, पेपर सॉल्व हो जाएगा, दुआ करके जाओ। लेकिन ये भी ना हो कि आपने पढ़ा नहीं है, सिर्फ दुआएं करते रहे आप। तो ये कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से मिलती है ना, मेहनत आपने करनी होती है। ठीक है, और कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लें, पेपर के हवाले से भी अगर कोई पूछना चाहे आप लोग पूछ सकते हैं, टाइम है भी आपके पास। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने आप में से पेपर दिया भी था फैब में और उनका अच्छा चला भी गया, सॉरी दिसंबर में एक दो स्टूडेंट्स ने दे दिया था। बहरहाल उन्होंने अच्छा किया, ये उन्होंने कहा है, जब रिजल्ट आएगा तो देखते हैं, इंशाल्लाह ताला पास होंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सर अच्छा किया है। बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर भी नहीं होता है, एक पासिंग रेशियो भी इस पेपर का अच्छा है परकेंटाइल होगा, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है कि आप हल्के में लें और फेल ही हो जाए। ठीक है, तो ये काम नहीं करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है, और कुछ नहीं पूछना किसी को, चले जी, यहीं तक रखते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।